अरे कल अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे मेरा जेन जी के साथ इनकाउंटर हुआ। या जेन जी अब कौन है कौन नहीं है इस देश में पता नहीं चलता है, पर वहां पे लोग बैठे थे तो मैं उसको यंगस्टर्स बोल देता हूं। और पर क्या क्या बातें हुई वहां पे, क्या क्या तर्क आए वहां पे, क्या क्या लॉजिक आए, और क्या एक डेंजरस मुझे लगा डिमांड खड़ी हो रही है। वैसे उस डिबेट पे कौन कौन थे आप देख सकते हैं। ये जो बहुत वायरल इमेज हुई थी मैडम रिया अहीर की, और ये डिबेट पे थी। और भी कुछ जेनजी थे। अब जेनजी दोनों तरफ के हैं, क्योंकि जेनजी तो आपने एक टर्म को ऐसे यूज कर लिया है कि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो खड़े थे वही जेनजी हैं। ऐसे भी जेनजी हैं जो इस देश में रॉकेट बना रहे हैं। ऐसे भी जेनजी हैं जो आप रोज मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। ऐसे भी जेनजी हैं जो घर पे सिर्फ सोते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं। और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जिसको जो करना है कीजिए, बट जेनजी एक मोनोलिथ नहीं है, ये समझना जरूरी है। पर मैं बात करता हूं अर्नब गोस्वामी की टीवी डिबेट की, और वहां पे क्या हुआ। वैसे मेरा जो अनुभव रहा है जेनजी के साथ, आपको पता है बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं प्रोफेशन के अंदर, आप मिलते रहते हैं उनसे। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अग्रेशन भी है, बहुत जरा चीजों को समझते भी हैं। बट एक बात मैं फिर बोलूंगा, बहुत बारी कुछ बारी प्रोपागेंडा में आ जाते हैं और भटक भी जाते हैं। दोनों चीजें चलती हैं, और प्रोपागेंडा में तो जेनजी क्या मिलीनियल्स भी आ सकते हैं, बूमर भी आ सकते हैं। पर अर्नब की डिबेट अद्भुत थी। और मैं जेनजी टर्म नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कारगिल में जो हुआ, ये लेडी थी, ये भी अब कहती हैं अपने आप को जेनजी। अब क्या ये भी जेनजी हैं? कौन जेनजी है कौन नहीं है मुझे समझ नहीं आता। पर उस डिबेट पे एक क्लिप आप पहले देखिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Even Gen Z wants to know then when Kashmir will become a free state. Gen Z wants to know when Kashmir will become a free state. गुलाम है कश्मीर? कश्मीर गुलाम है? पाकिस्तान वाला लॉजिक है। कौन सा कश्मीर इनको आजाद करवाना? दोबारा सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। Even Gen Z wants to know then when Kashmir will become a free state. अब ये जेनजी के अंदर या एजुकेशन के अंदर कश्मीर फ्री स्टेट कहां से आ गया? या ये देखिए, जेनजी ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो व्हेन कश्मीर विल बिकम अ फ्री स्टेट। यही रिपब्लिक ने ट्वीट भी किया हुआ है। इस पे मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, मैं इसके वीडियो के अंदर आगे आता हूं। पर पहले मैं इस वाले जेनजी से डील करना चाहता हूं, जहां पे आप आर्मी पे जाके बातें बोल रहे थे। ये भी डिबेट का हिस्सा बना, लोगों ने इस पे भी किया कि क्यों रुके। रियलिटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये बताया जा रहा है 25 जुलाई का वीडियो है 2026 का। यहां पे हो क्या रहा था, डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह आर्मी चीफ जनरल कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे। तो हमारे आर्मी चीफ की मूवमेंट हो रही हो, डिफेंस मिनिस्टर की मूवमेंट हो रही हो, इतने सेंसिटिव एरिया पे, जहां पे आपको पता है कितना रिस्क होता है। देखो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, रूम में ही बैठ के बात कर रहा हूँ, आप भी रूम में या ऑफिस में ही बैठ के देख रहे होंगे, या मेट्रो पे देख रहे होंगे, या गाड़ी पे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पर हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, और जब वीआईपी मूवमेंट होती है तब रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जब सेंसिटिव टारगेट होता है रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब जेनजी की कवरेज के अंदर आप ये तो नहीं कह सकते कि हम पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, या हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ सेफ ना रहें। क्या आप ये कह सकते हैं? दूसरा, वो ब्लॉकेज तो वैसे भी कहे जा रहे थे कि पुलिसिंग की डिसीजंस होते हैं, और ये इंटेलिजेंस के डिसीजन होते हैं, कौन सा रास्ता बंद करना है, कितनी देर रखना है। ये वो बात तो हो नहीं रही कि आप एक शहर के, सेफ शहर के बीच में खड़े हैं और घंटों के लिए किसी वीआईपी मूवमेंट के नाम पे बंद किया हुआ है। आजकल वीआईपी भी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत कॉन्शियस है। सबको पता है फोटो खिंच जाती है, 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा, वो तो हर देश में होता है। कोई घंटों का जाम नहीं होता अनलेस देयर इज अ जेन्युइन नीड एंड डिजायर। पर है भी या नहीं है, आप वहां पे जो बातें करते हैं, कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह की इंग्लिश बोलेगी, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मैं किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ाना उचित नहीं समझता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टैक्स पेयर वाली बात की, कितना टैक्स भरते हैं, क्या हमारे आर्मी ऑफिसर नहीं भरते हैं? क्या पेंशन पे टैक्स नहीं भरा जाता आर्मी ऑफिसर द्वारा? और वो टैक्स भरते हैं और देश के लिए सीमा पे रहते हैं, और उनकी जॉब रियल टर्म्स में देश के लिए गोली खाने तक की हो जाती है। वो रिस्क वो लेते हैं, मिसाइल खाने की भी हो जाती है, वो रिस्क वो लेते हैं। आप उनसे ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं, और कितना हैट्स ऑफ, कितने कूलली
ऑफिसर्स उससे डील कर रहे थे। कितने कूली, मतलब धैर्य चाहिए इतना कूली होने के लिए। बट अब थोड़ा डिबेट पे आते हैं। तो जब ये कश्मीर वाला रिमार्क किया तो मेरा इस पे जवाब क्या था? The person saying free state. मी मान भी सकता, put it on. That आजाद कश्मीर का एजेंडा चाहिए यहाँ पे जेंजी के नहीं चलेगा. You can't call the army an occupation force. You cannot say Kashmir is not It's the Azad. way Azad Kashmir of is Gen what Z Pakistan expressing their wants. Do you feelings. support You that? need to You can't have understand. They're problems Gen with Z. that. What I was trying to say that you need to be get That is the prepared for reality. Gen मैं बोल रहा हूं आप आर्मी को ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं कह सकते। ये लेफ्टिस्ट, ये नक्सल्स का एक नरेटिव चलता था जो कहते थे कि आर्मी ऑक्यूपेशन फोर्स है। ये जेनजी का एक बोलने का स्टाइल है। ये कौन सी भाषा होगी? कश्मीर को आप कब से आज़ाद करवाने की बातें शुरू हो गई, ये कौन सी भाषा होगी? ये रिस्क को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये देखिए क्या क्या वही एजेंडा आते हैं। अर्बन नक्सल की जगह प्रधानमंत्री को दिमागी नक्सल क्यों बोलना पड़ा? क्यों बोलना पड़ा? क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ा? हमारे देश की आर्मी के ऊपर या कश्मीर को आज़ाद कैसे बोलने की बात कर रहे हैं? आज़ाद ही है, देश का हिस्सा ही है। पाकिस्तान ने इलीगली कुछ ऑक्युपाई किया हुआ है, वो जो मर्जी टर्म देता है। जैसे मैं नॉर्थ कोरिया के लिए बोलता था, वो अपने को रिपब्लिक भी कहेगा, और जो ऐसे देश होते हैं कई अपने को डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उन देशों के अंदर आप सिस्टम देखिए गवर्नेंस का, मोस्टली नहीं इनवेरेबली आपको पता चलेगा कि वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही होती है, वन पार्टी रूल चल रहा होता। नाम देने से नहीं होता, जेनजी बोलने से नहीं होता। वो भी जेनजी पे भी हम बहस कर चुके हैं कि ये अमेरिकन वर्ड है। भारत में तो जेड सिखाया था ना आपको। आप जो देख रहे हैं, किसी ने जी ये वर्ड सुना था? जेड होता था, अब उसको जी बना दिया गया है क्योंकि आपको अमेरिकन एजेंडाज लाने हैं, अमेरिकन लॉजिक लाने हैं जो भारत में एप्लीकेबल भी ना हो। अच्छा, मैं दूसरे पे आता हूँ। जो ये इमेज आइकॉनिक हुई थी, आइकॉनिक क्यों? क्योंकि बहुत फेमस हुई थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये इमेज अब स्क्रिप्टेड थी या जेन्युइन थी या कैसी थी, ये एक सोचने वाली बात है। इसको आप सोच लीजिए, पर मैं उस पर नहीं पड़ रहा। इस डिबेट में एक अद्भुत बात होती है कि अर्नब बीच में बोलते हैं रबिश। अब किसी आर्गुमेंट को बोलना रबिश बहुत जेनजी के ज़माने में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, पर इस पे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया जाता है कि ये मुझे ऐसी भाषा नहीं सुननी है। तो मैंने उस पर कुछ कमेंट्स करे। आपको क्या लगता है इस पे? आपकी क्या राय है? rubbish. आप प्लीज मुझे बताइएगा। How interesting was it that because you used the word rubbish, the lady did not like that word. Rubbish but is to a bad abuse the word. prime minister, no, but to abuse the prime minister and his family in 1,000 times worse language. What is rubbish? Rubbish is to an argument. You are making a rubbish argument. It's not even abuse. But you want to have the right as Gen Z to abuse the prime minister, his mother, his family in chaste, worst sort of language possible. But you object to rubbish. This is the logic of Gen Z, which is not the logic, because you bring in these sort of terms on the algorithm of these American companies and then get viral, and then you think this has set your life. Now. अब आप बताइए, आपको रबिश सुनना भी पसंद नहीं, और कोई गलत बात नहीं है अगर आपको पसंद नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कीजिए। आपसे कोई किसी भाषा में बात करता है जो आपको पसंद नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कीजिए, आपका सिटीजन का राइट। आप बोलिए कि प्लीज रबिश भी मत बोलिए मुझे। वैसे रबिश है क्या? कुछ भी नहीं है। कल को कोई बोलेगा बुल मत बोलिए, कल को कोई बोलेगा क्रैप मत बोलिए, बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है आपसे कोई कैसे बात करे। प्रधानमंत्री की कोई मर्जी नहीं है। उनको, उनकी माता जी को, उनके परिवार को आप ऐसी ऐसी गालियां दें। अब रबिश और गाली का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट यहां पे आप रबिश को, मतलब इतनी छोटी बात को जो बात भी नहीं है उसको भी ऑब्जेक्ट कर दें। बट प्रधानमंत्री के परिवार को ऐसी गालियां जो शायद मोस्ट लोगों ने सुनी भी नहीं होंगी बिफोर उस जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पे दी गई थी। प्रधानमंत्री का दिल देखिए बड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का दिल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, और मैंने भी उस पर वीडियोस की थी, ये कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। और मैंने कहा कि भाई स्पीच पे मैं कभी नहीं चाहता कोई अरेस्ट हो। मुझे सबने मेरे चैनल पे, मतलब मेजॉरिटी ने बोला कि आप ज़्यादा ही लिबरल हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं स्पीच पे किसी को अरेस्ट नहीं चाहता। और उसके 1-2 दिन बाद प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट भी आ गई कि भैया मैं सबको माफ़ करता हूँ। जो जितना बड़ा होता है ना, उसको उतना माफ़ करना पड़ता है, दंड देना भी पड़ता है। दंड किनको? जिन्होंने वायलेंस करी, पुलिस ऑफिसर के सर फोड़े, पथराव किया, उनको दंड देना है। क्योंकि मैंने क्या बोला, कई बारी लोग गलेबल भी होते हैं, कई बारी एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के अंदर बह भी जाते हैं। और मैं चाहता हूं बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा यंगस्टर्स को दिया जाए, हमेशा यंगस्टर्स दिया जाए। बट अपने लिए जो आपके पैरामीटर्स हैं वो क्या प्रधानमंत्री के लिए नहीं है? कितने लोगों ने खुल के वहीं पे, अब नहीं जब पूरी पब्लिक होगी बात, बाद में माफिया मांगनी पड़े या बाद में सॉरी बोलनी पड़े,
उस समय किसने बोला ये आंदोलन अभी हम खत्म कर रहे हैं, ऐसी भाषा हो रही है? तो किसी ने नहीं बोला। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं, फिर उनकी सारी बातें की जिन्होंने कितने आंदोलन बंद करे जब आंदोलन हिंसक हो रहे थे, वो भी पर बात आप नोट कीजिए, पर आप वो करेंगे नहीं। अच्छा, फिर उसके साथ चलो ये तो एक बात होगी कि भाषा क्या है, भाषा क्या नहीं है, कौन से एजेंडा आने चाहिए जेनजी के अंदर। मैंने तो वहाँ पे सवाल पूछा, मैंने कहा, उन पूरी क्लिप्स नहीं डाल रहा हूँ, मैंने कहा भाई मुझे बताओ जेनजी के अंदर एजेंडा क्या है? क्या कश्मीर को फ्री करवाना एजेंडा है? क्या आर्मी के विरुद्ध एजेंडा है? क्या हमारे देश की संस्थाओं के अगेंस्ट एजेंडा है? क्या पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंकना एजेंडा है? क्या भारत को नेपाल बनाना एजेंडा है? तो भैया मैं तो आपका हर फोरम पे विरोध करूंगा। मैं क्या, भारत की साइलेंट मेजॉरिटी, एक निक्सन टर्म लाए थे प्रेसिडेंट निक्सन कि साइलेंट मेजॉरिटी हमेशा देश के साथ होती है अमेरिका के अंदर, और बड़े बड़े चुनाव जीते थे। वैसे ही साइलेंट मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप कश्मीर पे ऐसे सवाल उठाएं। कब होगा? अरुंधति रॉय कहती थी कश्मीर वॉज नेवर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। याद है अरुंधति रॉय? कितना विदेश में उनको सर पे उठा के घुमाया गया था। वो लॉजिक था कि कश्मीर कभी इंटेग्रल पार्ट नहीं था भारत में। फिर आर्टिकल 370 का केस गया था, जिसपे कुछ लोग कहते थे 370 हट गया तो कश्मीर और भारत का नाता टूट जाएगा, कश्मीर और भारत साथ नहीं रहेंगे, और फिर कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। और कितनी बड़ी बातें करते थे, मोदी आएगा मोदी जाएगा, कश्मीर से 370 नहीं जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या हुआ? 370 गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और एब्सोल्युटली मुझे लगता है सबके दिल में बात थी, पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी बात आई, वो कश्मीर हैज ऑलवेज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जो हमारे दिलों में भी बात थी। तो आप ये जो खतरा क्या होता है, जेन्युइन डिमांड एजुकेशन पे हो सकती है, होनी चाहिए है, जेन्युइन डिमांड जॉब पे हो सकती है, होनी चाहिए, पर उस जेन्युइन डिमांड की आड़ में कश्मीर या हमारी पुलिस फोर्सेस या हमारी कोई भी इंस्टीट्यूशन पे अगर अटैक हो तो वो कैसे हो जाएगी? जैसे अब आपको सुनिए, वंदे मातरम को लेकर नैरेटिव चल रहा है इस देश में, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो जेनजी का टॉपिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल टॉपिक है। पर थोड़ी आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, किस कॉन्टेक्स्ट में वंदे मातरम के सिर्फ कहा गया था कि शुरू का पार्ट पढ़ा जाएगा और पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में? अर्नब ने डिबेट में ये भी किया, जो बहुत वायरल आपने देख लिया होगा। पूछा अर्नब ने कि वंदे मातरम के कितने स्टैंजा हैं, प्लीज बताइए। पूछा अर्नब ने भारत के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। वो चलो अच्छा है, डिबेट का एक हिस्सा हो सकता है, पर मैं तो फोकस कर रहा हूँ खतरनाक एजेंडा पे। आपकी नॉलेज और आपकी लैक ऑफ नॉलेज हर व्यक्ति की डिफरेंट हो सकती है, बट नेशनल सिक्योरिटी पे तो डिफरेंस नहीं हो सकता। आपके लिए पोलाइट वर्ड यूज हो, आपके लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज हो, वो सही है। प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा हो वो आपकी मर्जी है, उनके परिवार पे कैसी भाषा हो वो आपकी मर्जी है। तो ये जो दोहरे मापदंड है, मुझे लगता है अब जनता समझ रही है। तभी जो सीजेपी के साथ हुआ, जब वो किसी स्कूल में जबरन घुस रहे थे या बिना परमिशन के घुस रहे थे, वो आपने देखा है, आज वो सारा वायरल हुआ है। और मैंने तब भी कहा कि ये भी गलत है। पर अब क्या हो रहा है, जब आप गलती पे गलती करी जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं पुलिस नहीं होनी चाहिए, जंतर मंतर पे पुलिस नहीं चाहिए आपको, जंतर मंतर पे आपको नहीं चाहिए कि किसी भी तरह का सर्वेलेंस कैमरा आ जाए, और पुलिस ना हो तो फिर जनता वर्सेस जनता जब होता है तो भगवान नहीं जाने क्या क्या होता है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तभी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है। तो हर चीज आप जेनजी के गाब में अमेरिकन एजेंडा ना ले आओ, डी फंड द पुलिस, पुलिस की फंडिंग रोक दो। अमेरिका में एजेंडा चलाया गया है, क्या वो एजेंडा भी अब कल लेके आएंगे कि पुलिस को सैलरी मत दी जाए, पुलिस को डिफंड कर दिया जाए, पुलिस के पास वेपन्स ना हो, पुलिस के पास सर्वेलेंस कैमरा ना हो, पुलिस के पास टेक्नोलॉजी ना हो? अगर ये सब हो रहा है तो ऐसी वीडियोस बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव टू कॉल इट आउट कि भैया एक टर्म के अंडर आप सारे ऐसे एजेंडा नहीं चला सकते। जो एक एजुकेशन की बात से शुरू हुआ था, ज़रूर कीजिए, पर जब ये सारे बाकी एजेंडा चला रहे हैं तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे अच्छी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। आपका क्या व्यू है? मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसी डिबेट पे और भी जेनजी थे जो भारत की बात कर रहे थे। शायद वो इन जेनजी से यंगर जेनजी भी हों, जैसे बोला मैं यंगस्टर्स ही बोलता हूं, और वो तो खुल के कह रहे थे कि भारत किस दिशा में जा रहा है, कैसे जाना है, उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। सो आई होप ये जो जेनजी का एक वर्ड उठ गया है, बैटल उठ गई है, वो भारत को सही दिशा में लेके जाए, गलत दिशा में लेके ना जाए।